स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शामली शामला के पूर्व प्रधान उग्र सिंह जी। राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक काफी जानकारी रखते हैं और खास तौर से कैराना लोकसभा के बारे में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। इन्हीं से जानेंगे कैराना लोकसभा के वर्तमान हालात क्या हैं। उग्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार भाई साहब, आपका भी स्वागत जी उग्र सिंह जी, अभी सबसे पहले तो इकरा हसन जी को कांग्रेस और सपा ने घोषित किया था कैंडिडेट, उसके बाद प्रदीप चौधरी आ गए बीजेपी से। हालांकि आपके समाज में काफी विरोध था प्रदीप चौधरी का कि टिकट किसी अन्य बिरादरी को दिया जाए, और अब आप ही के समाज से टिकट बसपा पार्टी ने दे दिया है श्री पाल राणा जी को। अब क्या समीकरण है कैराना लोकसभा के? देखिए, समीकरण का तो आज के दिन इन तीनों कैंडिडेटों में अगर भारी है, मजबूत है, वो इकरा है। इसे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि तर्क तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना। तर्क की जहां तक बात है, तर्क ये है कि जातीय जो वोट है ना, जातीय वोट, आज के दिन का चुनाव विकास के नाम पे तो कोई चुनाव है नहीं। पूरे देश में जहर और आग लगी हुई है जातीयता की। आप लगभग पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 16-16.5 लाख के करीब वोट मान लें। आपने एक इस सवाल का ये जवाब दे दो। आपने कहा कि पूरे देश में आग लगी हुई है जातीयता के जहर की, किसने लगाई है? ये तो राजनीतिक लोगों की लगाई हुई है। ये आज से नहीं, पहले से ही लग रही। इसमें तो कोई आज ही नहीं एक भाई नई बात है, तो पहले से कांग्रेस के टाइम में भी थी है। लेकिन अब कुछ ज्यादा स्पेशल हो गया। अब पहले तो ये धर्म की आग थी, अब धर्म बुझा, क्योंकि धर्म का मामला ये था कि हिंदू और मुसलमान करवाया जाता। अब मुसलमान तो समझ गया, मुसलमान को तो आप चाहे गलत सलत भी बोल लो, वो तो साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, उसे पता है कि समय काटना। अब इन्होंने जातियों में फंसा दिया। मुसलमान की ये हालत है कि समय काटने पर आ गया। नहीं, समय काटने वाली बात तो ये कि भाई वक्त है, बीत जाएगा, ये भी चला जाएगा, वो भी चला गया, ये भी चला जाएगा। इस वजह से मुसलमान शांत है। मुसलमान अपने आप को ज्यादा झगड़ा टंटे के पीछे पड़ नहीं रहा। अब इन्हें तो झगड़ा टंटा तो राजनीतिक लोगों को करवाना, तभी तो रोटी सीखेगी। चूल्हे में आग नहीं बालेंगे तो तवा गर्म कैसा होगा? अब तवा गर्म करने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब इन्हें जातियों में बांटने का काम शुरू हो रहा है। और इस सरकार में तो एक नए नए अनुभव है, एक्सपेरिमेंट करे जहां, उसी एक्सपेरिमेंट का ही परिणाम है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था, लगभग आप मान के चलो कि 16.5 लाख वोट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। 17 मान लो, नहीं 17 हो गए होंगे। अब इन 17 लाख वोटों में से पड़ते अक्सर लोकसभा में, विधानसभा में कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं आपसे पूछूं मैं? लगभग कितने पड़ते हैं? 70% के आसपास। इससे कम ही पड़े, 60 और 70 मान लो। 60-70। अगर 17 लाख का 70% कितना हुआ? मिनिमम 10 लाख के करीब। 10 लाख वोट पड़ती हैं। 10 लाख में अगर वोटों में निष्क्रियता ऐसे टाइम में इन चुनाव में करी जाए तो कौन करता है? हिंदू। मुसलमान कभी नहीं करता। मुसलमान के अगर वोट है तो मुसलमान कोशिश करता है 90% 95% पोलिंग करने की। हिंदू करता है कितना? 50-55। इससे ज्यादा नहीं। कोई कहीं घूमने के लिए जा रहा, कोई अरे छोड़ परे जुत्ती मार, कोई अपने खेत में लग रहा, कोई कहीं लग रहा। मुसलमान चुनाव में हिस्सा लेता है बढ़ चढ़ के, और हिंदू लेता है बहुत कम। तो इस टोटल में लगभग कितने वोट मुसलमान वोट हैं? 6 लाख के समथिंग। हाँ, 6 लाख के करीब आप मुसलमान वोट मान लो सारे। 6 से प्लस ही हैं। हाँ, 7 लाख बता दे अभी। 6 मान लो, लेकिन मैं इसे ये मान के चलूं, इसे आप 5 मान लो। अब 5 लाख मुसलमान वोट हैं। अब इन मुसलमान वोट में से कितने पड़ेंगे? अगर इनका मुसलमान होगा, आप 80% मान लो, 80% पड़ रहे हैं, तो 5 लाख का। अगर 6 से तो ज्यादा ही है। 48 480 के लगभग। 480 की, इसमें 4 ही लाख मान लो। अब 4 लाख वोट आपको मुसलमानों के मिल रहे हैं। अर्थे में 10 लाख 10 लाख वोट पड़ने थे, 10 में से 4 लाख आपको वोट मिल गए। 4 लाख वोट मिलने के बाद में अब आपके पास आ जाते हैं सबसे ज्यादा वोट झीमर वोट है, कश्यप। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कश्यप वोट का प्रतिशत आपका बढ़ता है, वो वोट गिरेंगे। ये आप कहेंगे कि भाई 5-5 किलो या 7-7 किलो नाज वाले लोग बाग भी होंगे, लेकिन मान सम्मान वाले भी लोग बाग हैं। जब उनके नेता किरण पाल कश्यप आगे बैठेंगे तो वे भी देंगे। इनके वोटों में से आप 1 लाख वोट भी अगर मान लेते होगी ये वोट देंगे तो 5 लाख वोट हो गए। 1 लाख वोट कौन देंगे? कश्यप? हाँ, देंगे नहीं। बीजेपी का कोर वोटर है। किरण पाल के वोट कहां गए फिर? उसके पड़ जाएगा फर्क 10-20%। अरे नहीं, ज्यादा पड़ेगा। मैं तो मेरे गांव में सबसे ज्यादा, मेरे ब्लॉक के, मैं तो ये कहूंगा बल्कि हमारी तहसील ऊन के सबसे ज्यादा वोट मेरे गांव में है, कश्यप वोट। और यहाँ अपने गांव की स्थिति बता दो क्या है? मेरे गांव की स्थिति है कि यहाँ का 70% वोट
समाजवादी का है, वास्तविकता है, हकीकत है। ये बूथ में दिख भी जाएगा प्रधान जी। आपसे पूछवा दूंगा। अच्छा, आप अभी जाना यहाँ के वर्तमान गांव प्रधान जो है उसके पास बैठना और 5-7 कश्यपों में बैठना, वो बता देंगे आपको कि वोट 4 जून को पता चली जाएगा। नहीं नहीं, वैसे भी कर लो ना सर्वे, चलो खैर, अब वैसे भी करके देख लो। तो ये वोट है, इसके साथ में आपको इसे इकरा को वोट दे रहा है हिंदू गुज्जर भी। हिंदू गुज्जर कोई मनोवर के साथ नहीं था क्या? आज इंदर सेन वाला गुज्जर भी मान लो, मनीष के जो आक्रोशित लोग बाग हैं, उसे टिकट ना मिलने से दुखी लोग बाग हैं, वो भी सब उसे देंगे। फिर इस पूरी सहारनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को आप 2 हिस्सों में विभाजित कर दें, एक सहारनपुर और एक शामली। शामली की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें आवे, सहारनपुर की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी आवे। उनके वोट कम है, इनके वोट ज्यादा है, ये वोट इसे देने लग रहे हैं। फिर एक चौथी बात ही आती है, जाट वोट। जाट भी यहाँ काफी संख्या में वोट है। अब जाट वोट को अगर आप ये जाट चले गया आरएलडी के साथ बीजेपी में, जाट आरएलडी के साथ गया, वो आरएलडी का ही तो गया, ये जाट चला गया। अगर जाट आरएलडी के साथ जाके एक मुश्त जयंत को वोट करने लगा, फिर तो बागपत में तो चुनाव ही नहीं होना। बागपत का वो कैंडिडेट तो फिर अपने ग्रुप, जहां से चौधरी साहब 2 बार हार गए, वो तो फिर अपने घरों ही पहुंच जाएगा। जो भाजी मायावती ने कराया, समाजवादी करने लग रही जिस कैंडिडेट को, उसका तो कोई वजूद ही नहीं रहा वहां, तो फिर सारे जयंत के हो गए। जयंत वही अपनी सीट बचा लियो ना, जयंत वही अपनी सीट बचा लियो। जो आरएलडी के समर्थित वोट है, उसके समर्पित वोट है, वही तो उसके साथ जाएंगे। जो यूनियन के वोट है, टिकैत वाली यूनियन के, जो राकेश टिकैत के वोट है, वो कहाँ जाएंगे? जिसके सिर पर हाथ रख के वही करा रहा बेटी चिरंजीव रहो और आप जीतोगी, उसे आशीर्वाद दे रहा जीत का, उसके वोट कहाँ जाएंगे? और वे वोट कहाँ जाएंगे जो मुजफ्फरनगर में मुसलमान वोटों को लेने की इच्छा हरिंदर मलिक कर रहा होगा। और हरिंदर मलिक का यहाँ जाटों में काफी वो है, लिहाज है, उठना बैठना है। उसका लड़का तो खुद शामली से पंकज चुनाव लड़ा विधायक रहा, तो वे वोट कहाँ जाएंगे? अगर हरिंदर मलिक को वहां मुसलमान की वोट की जरूरत पड़ेगी तो वो अपने वोट तो वहां इकरा को भी दिलाएगा। मैं भी गिनवा दूं, अशरफ अली का वोट किधर जाएगा, अमीर आलम साहब का वोट किधर जाएगा? ये आरएलडी के बड़े नेता हैं, सांसद जी रहे हैं, अमीर आलम और विधायक जी हैं अशरफ अली खान, इनका वोट किधर जाएगा? ये अकेले अकेले रह जाएंगे। नहीं, विधायक जी इनको वोट नहीं मिला, ये बीजेपी को वोट नहीं मिला, वो इनके वोट है, इन्हें मिले। इनके कहने से मैं फांसी बने टंगने के। अगर अशरफ विधायक है तो वो अशरफ को वोट दिया था। आप अगर वोटर थे ना मुस्तफा भाई, आपने अगर अशरफ को वोट दिया तो वो अशरफ को दिया था। अगर अशरफ ये कहेगा कि आप अपना वोट उसे दो, प्रदीप को आप देने के नहीं, तो आपके हिसाब से फर्क नहीं पड़ना? आप बता दो, मुझे पड़ेगा, आप बता दो। नहीं, बस मैं क्या बताऊं, आप ही बता। नहीं, फिर भी बता दूं, वे अकेले रह जाएंगे खड़े हुए। अच्छा, अब वारिस जो प्रवक्ता बना दिया इसका आरएलडी का, भाई वारिस अकेला रह जाएगा, वारिस के परिवार के लोग रह जाएंगे। अगर वारिस ये अच्छा करे, भाई ये कहीं और जाएंगे लोग, कहाँ चले जाएंगे उसके साथ। अच्छा, प्रदीप जी तो 5 साल विधायक रहे, 5 साल सांसद रह लिए और 3 बार विधायक भी रहे हैं, भले इंसान भी बोल रहे हैं। जहाँ इधर इकरा को भी आप अच्छी लड़की बता रहे हैं, नाहिद हसन विधायक जी हैं आपके यहाँ से, आपकी विधानसभा से, इनका कार्यकाल कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है? पहले तो आपको ये बताऊं, जो आप कह रहे हैं कि 3 बार विधायक और 1 बार एमपी रह लिए प्रदीप जी, आपके पिताजी आपके यहाँ काफी प्रॉपर्टी छोड़ के मर गए, आपकी जमीन जायदाद है, बैंक बैलेंस बहुत था, गाड़ियां वाड़ियां खड़ी, था आपको कुछ करने की क्या जरूरत है? आपको बड़ों का बहुत कुछ मिल गया। प्रदीप जो थे है ना, वो जमीन के आदमी नहीं है, सड़क से नहीं आए, संघर्ष करके नहीं आए। उनके पिताजी की करी हुई उन्हें विरासत में जो वोट मिली, उनकी मेहनत जो थी, कंवरपाल जी बहुत बढ़िया आदमी थे, अच्छे लोगों में थे, उन्होंने जो किया था, कमाया था, वो उसे मिल गया था 2 बार में। तीसरी बार में लोगों ने ये उम्मीद जता ली थी कि भाई इसने वहां से कुछ लघु क्षेत्र में, विधायक का छोटा सा क्षेत्र हो, उसमें उसने काम किया, तो हो सके यहाँ भी काम कर ले। कुछ मोदी की लहर थी 19 में, उस वजह से वो चुनाव जीत गए इस बार में, और वो मोदी के नाम पे जीत गए, अपने नाम पर नहीं, संघर्ष एक दिन भी नहीं करा। मोदी जी तो अब भी हैं, मोदी जी अब है, अब तो मोदी के बाजे बज रहे, मोदी को पता लग रहा मोदी अपनी 200 सीट बचा लियो ना। 400 पार का नारा है भाई साहब, नु तो 600 कर लो, 400 पार नहीं 600 कर लो। प्रदीप जी तो विरासत से निकले, और इकरा हसन कहां से निकली? इकरा हसन भी विरासत से आई, लेकिन इकरा हसन की विरासत जो थी उससे बड़ी विरासत थी। उन लोगों ने एक लड़ाई लड़ी, संघर्ष की लड़ाई लड़ी। मैं मानता हूं कि अख्तर जो थे ना, उनके दादा, उसके बाबा, वो ऐसे ही चाय बन गए, उनका इतना बड़ा संघर्ष न रहा हो, लेकिन मनव्वर का तो संघर्ष रहा। मनव्वर जूझता रहा, मनव्वर हिंदू और मुसलमान का दोनों का चहेता रहा। मनव्वर ने पार्टी नहीं खड़ी करी कहीं। मनव्वर के हर गांव में अगर एक तरफ था तो दूसरी तरफ भी आदमी थे। मनव्वर सबको जानता था। मैं मनव्वर का उन दिनों घोर विरोधी भी रहा,
लेकिन जानता मुझे भी था मनोहर। और ये तो हमें तब भी नहीं जानते, हम भाजपा के आदमी रहे, संघ के आदमी रहे। ये है या हुआ अभी? नहीं, अब तो है ही नहीं, अब तो भाजपा ही नहीं रही। भाजपा का, अब तो मोदी की सरकार है। कमाल है ठाकुर जी, आपके भी अब स्वर्ण काल चल रहा है बीजेपी का, अब आप बीजेपी के नहीं और रहे। भाई साहब देखिए, सरकार मोदी, गारंटी मोदी की, ठेले में मोदी। भाजपा कहीं नहीं है, भाजपा का कहीं नाम निशान नहीं है। गारंटी दे रहे हैं बड़े भाई, भाई साहब गारंटी दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा कि आप किस चीज की गारंटी दे रहे हो? फेरों पे दो परिवारों की आपसी सहमति के बाद समाज को साक्षी मान के अग्नि के सामने फेरे लेते हुए पत्नी को भी गारंटी दी थी, उसकी गारंटी नहीं पूरी करी आपने। 15 लाख की गारंटी नहीं पूरी करी आपने, 2 करोड़ की गारंटी नहीं पूरी करी आपने, किसान की आय दोगुनी की गारंटी नहीं पूरी करी आपने, सुरक्षा की गारंटी नहीं पूरी करी आपने, काला धन लाने की गारंटी नहीं पूरी करी आपने। कौन सी गारंटी? अब कौन सी गारंटी दे रहे हैं आप देश जीत को? की गारंटी, बार जीत तो रही, डबल हो गया, अब हैट्रिक लग जाएगी। जीत का बताओ, जीत की गारंटी तो आपने दिख रही होगी। जीत की तो बात यह है कि हम सुना हमने कि रावण कभी पैदा हुए, और रावण बड़े बलिष्ठ आदमी थे, बहुत ताकतवर आदमी थे। भगवान राम पे वो हार नहीं रहे थे, क्योंकि राम जब भी उनके साथ युद्ध करते हुए उससे पराजित करने की कोशिश कर रहा था, उसके सिर को काटने की कोशिश कर रहा था, अगले दिन फिर वो वैसे खड़ा हो जाता। राम दुखी हो गए उससे लड़ते लड़ते। एक दिन उन्होंने उसके भाई विभीषण को पूछ लिया, विभीषण भाई क्या बात, ये मर क्यों नहीं रहा? उसने कहा कि ये मरने का नहीं, इसकी नाभि में अमृत है, उपाय अगर इसे अमृत को सुखाओ पहले। तो राम ने अगले दिन उसकी नाभि में बाण मारा था। यानी कि घर का बेदी लंका ढाए। घर का बेदी लंका ढाई, ये तो है ही, लेकिन जब तक वो अमृत नहीं सूखा था ना, तब तक रावण मरा नहीं था। अब उसकी तो नाभि में अमृत था, इन्हें जिंदा रहने के लिए इनकी नाभि में ईवीएम है, और जब तक ये ईवीएम और वीवीपैट रहेगा तब तक ये किसी भी सूरत में चुनाव हारने के नहीं। और सरकारें इनके खिलाफ नहीं बोलती, जो विपक्ष है सरकार के खिलाफ नहीं बोलती, कोर्ट इसके खिलाफ नहीं बोल रही। दुनिया में कहीं ईवीएम नहीं है, और यहां ईवीएम। अब आप ये कहोगे कि ईवीएम हैंग कैसे हो, कहोगे ना, पूछोगे। नहीं, चलो ईवीएम से तो अब भी चुनाव होंगे, अब आप कह रहे थे कहीं नहीं है, तो जैसे भी कैसे फिर ईवीएम जितावेगी तो है ही इनको। नहीं, ईवीएम तो जिता देगी, और जब ईवीएम जितावेगी तो फिर वो तो उत्तर हो भाई, जो भी कुछ होगा भाई भगवान को प्रकट होकर उसे अपने आप करना पड़ेगा। फिर किराना पर कैसे रुकेगी ईवीएम भाई कि ईवीएम तो ज्यादा अस्वस्थ हो गए ईवीएम। हम अपने मन स्थिति बता रहे, हम अपने मनोभावनाओं को उजागर कर रहे हैं, हम लोगों की जो धरातल पे लोगों को देख रहे हैं, हम केवल वो बात आपको बता रहे हैं। ईवीएम तो हमारे पास का सौदा नहीं है। हाँ, लेकिन ईवीएम हैंग होती है, ये पक्का पता है। ईवीएम को आप बदल सकते हो, क्योंकि जब यहां बैठे हुए आप चंद्रयान को दिशा दे सकते हो, यहां से लाखों लाखों किलोमीटर दूर, तो ईवीएम को भी आप दिशा दे सकते हो। जब आप शुगर मिल के कंट्रोल रूम में बैठ के सेंटर पे कई कई क्विंटल का बैलेंस कर सकते हो, तो इसे भी कर सकते हो। जब आप एलईडी का रिमोट के जरिए चैनल ट्रांसफर कर सकते हो। अब ये बताओ, सांसद प्रदीप चौधरी और इकरासन में तो आपने बता दिया इकरासन को मजबूत, लेकिन आपका तीसरा जो कैंडिडेट है श्रीपाल राणा जी, उनको कहां देख रहे हैं? देखिए, श्रीपाल राणा जी, वक्त बताएगा क्या होगा। हो सके भाई किस पोजीशन में वो जीत भी सकता है, नहीं तो वोट तो बहुत सारे ले ही लेगा, बहुत वोट लेगा। अच्छा, आपके विधायक जी हैं नाहिद हसन और इकरासन, इनमें दोनों में क्या कंपैरिजन करेंगे आप? लेकिन नाहिद में इकरा में तो जमीन आसमान का फर्क है। नाहिद अच्छा लड़का है। नहीं, इकरा बढ़िया है, इकरा समझदार है, शालीनता की प्रतिमूर्ति है। नाहिद बढ़िया नहीं है? नहीं, मैं नाहिद से बहुत मेरा संपर्क नहीं रहा। अच्छा। नाहिद से मेरा, मैं बताऊं ना, मेरा उनसे कभी कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं रहा, संपर्क नहीं रहा। लेकिन इकरा को जितना मैंने पहचाना, पढ़ी लिखी लड़की है, अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स से पीएचडी कर रही है, एलएलएम है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी से एलएलएम है। और शालीनता कितनी है, बोलने का इतने संतुलित शब्दों में बात कहना साधारण आदमी के बस का नहीं है। नाहिद तो हमारे जैसा ही, जैसे हमें ऐसा ही नाहिद है। नाहिद में इकरा में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पढ़ा लिखा होना, लंदन से आना, डिग्रियां होना, ये सब जीत की गारंटी है? पढ़ा लिखा तो बहुत सारे हों, पढ़े लिखे की भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कार उसके पास हैं। कहीं ना कहीं से उसे ऐसे संस्कार मिले कि वो सबका इज्जत करना जानती है, बड़ों की इज्जत जानती है, शालीनता जानती है, भावुकता उसके पास है, काम करने की कशिश है। मेरे बराबर में यही सी सड़क, उनने मेरी एक वीडियो वायरल हो गई थी, उसे सुनने के बाद में यहाँ काम के लिए सड़क बनवा दी, सीसी बनवा दी। और उनका मुझे दूसरों का पत्थर दिखाओ, और इकरा का मैं दिखाऊं पत्थर, ये लग रहा है यहीं से सामने। दिख तो प्रदीप के भी जाएंगे, कहाँ कहाँ लग रहे हैं, हमें दिखाओ तो आपको पेड़ा खिलवाएंगे भाई। ये तो यही सड़कें
यहाँ सड़क ऐसी ऐसी पड़ी जिनमें को निकलना भारी है, सारा गन्ना मेरा ख्याल के 20 गम्मों का गन्ना उस सड़क पर गुआवेर बड़ी सड़क है और दूसरे जिले को मिलाने लग रही, उस सड़क पर आज तक पत्थर नहीं गिरवा पाया। उसने कहे प्रदीपक ये तो नक्शे में ही नहीं है ना, नक्शे में तो आज की सड़कें भाई कित्तों की चक्रोड़ है। चलो खैर, पेड़े तो 4 जून में देखेंगे कौन खिला होगा कौन नहीं। ये थे प्रधान उग्र सिंह जी, पूर्व प्रधान शामली शामला के, जिनको आपने सुना। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।